स्वागतम स्वागतम। नमो नमः सर्वेभ्यः। स्वागत है आप सबका। लगता है कि 2-3 दिन के इस व्यवधान में 2-3 दिन से अपनी कक्षा का व्यवधान हो गया था। इसके कारण लग रहा है सूचना नहीं होने से बच्चे अभी तक उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। चलिए पधारिए और शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि अपनी क्लासें चालू हो गई है। ये 2-3 दिन से जो कक्षा का व्यवधान था, मुझे लगता है कि इसके चलते छात्र सूचना भी हम नहीं दे पाए थे। हालांकि समस्या तो अभी भी चल ही रही है, लेकिन मैंने कहा क्लास का डिस्टर्ब ना हो, प्रारंभ किया जाए। तो यह अपना जो प्रस्तुत प्रकरण चल रहा है, कृदंत प्रकरण का पाठ चल रहा है बच्चों के लिए। प्रणाम प्रणाम। इसको शेयर करते चलो और आगे बच्चे आ जाएं। ये 2-3 दिन के बीच के व्यवधान से समय से बच्चे की उपस्थिति जो होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। स्वागतम। प्रारंभ किया जाए। आवाज़ आ रही है क्या आप लोगों तक? अंकित, आवाज़ जा रही है? मम ध्वनि गच्छति तत्र? अंकित मिश्रा, आवाज़ पहुंच रही है मेरी? व्यवधानं तु नास्ति। ध्वनि गच्छति न वा इति वक्तव्यम। आवाज़ मेरी पहुंच रही है क्या? अंकित, आवाज़ जा रही कि नहीं जा रही बताओ। श्रूयते? अस्तु। हाँ, तर्हि इदानीं प्रारभ्यते अस्माकं पाठः। यतोहि कालः जातः, एतावता अन्येपि छात्राः आगमिष्यन्ति यदा आगमिष्यन्ति। नमो नमः। अस्माकं
पाठे अध्ययने व्यवधानं जातं दिनद्वयम्, अतः परं कक्षा प्रारभनीया इत्येव विचार्य पुनः प्रारभ्यते। यथा सर्वेषाम् उपस्थितिः समयेन स्यात् तद्वरम्। हाँ, साधु। तो अपनी जो पूर्व जो कक्षा की जो स्थिति थी उसके बाद के विषय को लेकर के अपन अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। पूर्व कृदंत प्रकरण में बहुत सारे प्रत्ययों के बारे में अपन ने पढ़ा। इसी तरह से आगे क प्रत्यय का प्रकरण हमने पढ़ा था इससे पिछले पाठ में। आज हम कुछ अन्य प्रत्ययों के साथ और कृदंत प्रकरण में उपपद समास जो होता है उसके साथ में जो प्रत्यय का विधान किया जाता है उन प्रत्ययों को लेकर के चर्चा करेंगे। तो आज का जो अपना पहला सूत्र है वो है कर्मण्यन। अण प्रत्यय विधान करने वाला यह सूत्र है और यह सूत्र कर्मण्यन सूत्र है। अवगतम तर्हि प्रारभ्यते। तो देखो कि हमने आपको कृदंत प्रकरण के प्रारंभ में आपको दो सूत्र बताए थे। एक तो सूत्र बताया था तत्रोपपदम सप्तमी स्थम और दूसरा सूत्र बताया था उपपद मतिंग। और हमने कहा था कि इस प्रकरण में हम कुछ साक्षात धातुओं से ही प्रत्यय का विधान करेंगे, केवल धातु से, और कई जगह उस धातु के साथ विभिन्न उपसर्ग के रहने पर, विभिन्न पदों के साथ में रहने पर धातु से प्रत्ययों का विधान करेंगे। तो जब भी कोई पद पास में रहेगा और उसके साथ में किसी धातु का प्रयोग करेंगे और उस पद के साथ में प्रयुक्त जो धातु, उस धातु से जब भी हम प्रत्यय करेंगे तो चूँकि धातु से प्रत्यय का विधान होगा तो वह प्रत्यय उस धातु से लगेगा। लेकिन सुप मने कोई पद जो रहेगा उसको साथ में रख कर के प्रयोग करने के कारण उन दोनों पदों को जब तक हम मिलाएंगे नहीं, जब तक समास नहीं करेंगे, अंत के रहते धातु से प्रत्यय लग करके जो बना हुआ रूप है उसका हम प्रयोग नहीं करते हैं, उसका प्रयोग नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसे किसी भी पद के पास में रहने पर धातुओं से जो होने वाला प्रत्यय, तो उन धातुओं को और उस सुबंत पद को मिला करके समास करके प्रयोग करना होता है। तो वह जो समास है जो किसी पद को पास में रख करके करेंगे, तो पास में रखकर तो जो भी उसके लिए उपशब्द का प्रयोग करके हम अर्थ करते हैं। तो जैसे आपने कहा कृष्णस्य समीपे समीपम उपकृष्णम, तो कृष्णस्य समीपम कृष्ण के पास, इस अर्थ को बताने के लिए आपने उपशब्द के साथ में समास करके प्रयोग बनाया उपकृष्णम। इस तरह से कहीं भी पास में अर्थ बताने के लिए उपशब्द का प्रयोग करते हुए जब हम समास करेंगे
तो उसी तरह से प्रयोग बनेगा। तो जैसे हम मान लीजिए कहेंगे पदस्य समीपम, तो क्या होगा? उपपदम। पद के पास में जो रहेगा उसे क्या कहेंगे? उपपदम। तो किसी भी पद को साथ में रख करके यदि किसी धातु के से कोई प्रत्यय का विधान करेंगे तो उस स्थिति में पहले हमें समास करना पड़ेगा, पहले उसको पद बनाना पड़ेगा। तो व्याकरण में उपपद संज्ञा विशेष को लेकर के एक सूत्र बताया था प्रारंभ में, जिसने कहा कि इस पद की उपपद संज्ञा होती है कृदंत प्रकरण में। और उसको बताने के लिए सूत्र बताया था तत्रोपपदम सप्तमी स्थम। और इस सूत्र का अर्थ हमने बताया कि व्याकरण में एक उपपद नाम से संज्ञा विशेष है जिसको हम किसी विशेष अर्थ में नाम रखते हैं। तो उस अर्थ को बताने के लिए जो सूत्र दिया था तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, इस सूत्र का अर्थ हमने बताया कि किसी भी सूत्र में सप्तमी विभक्ति जहाँ लगी हुई है जिस पद में, तो सप्तमी विभक्ति में जो स्थित पद होता है उसे कहेंगे सप्तमीस्थ। तो सप्तमी विभक्ति में जो पद स्थित हो, अर्थात जिस पद में सप्तमी विभक्ति लगी हो, उसे कहेंगे सप्तमीस्थ। अवगतम? उस सप्तमीस्थ पद को मान करके जहाँ किसी कार्य का विधान किया जाएगा उस पद की उपपद संज्ञा होती है। ये हमने तत्रोपपदम सप्तमीस्थम सूत्र के द्वारा बताया था कि किसी भी सूत्र विधि सूत्र के द्वारा सप्तम्यंत पद को उद्देश्य करके जहाँ कोई कार्य विधान किया जाएगा उस सप्तमी से निर्दिष्ट जो पद होगा उस पद की उपपद संज्ञा होती है। उदाहरण के तौर पर इस सूत्र की हमने बहुत सारी व्याख्या पहले कर दी थी, इसीलिए अब उसकी चर्चा पुनः नहीं करेंगे। केवल स्मरणार्थ में ये कहा कि उपपद संज्ञा करने वाला सूत्र ये कहा कि किसी भी विधि सूत्र में कृदंत प्रकरण में सप्तमी में विभक्ति जिसमें लगी हुई है उसको उद्देश्य करके यदि किसी कार्य का विधान करेंगे, प्रत्यय का विधान करेंगे, तो उस पद की उपपद संज्ञा होगी। तो जैसे हमने वहाँ बताया था कि सूत्र है कर्मण्यन, तो कर्मण्यन जो है इस सूत्र में कर्म शब्द से सप्तमी विभक्ति के एकवचन में कर्मणि बना। तो सप्तम्यंत पद कौन हो गया? कर्मणि। अब इस कर्मणि में ध्यान रखिए कि कर्म में सप्तम्यंत पद है, इसका मतलब सप्तमी में रहने वाला पद कौन है? कर्म। ये कर्म जहाँ भी उद्देश्य करके किसी धातु से हम किसी प्रत्यय का विधान करेंगे वहाँ उस पद की उपपद संज्ञा करेगा। जैसे उदाहरण से समझिए कि हम बोलते हैं कुंभम करोति इति, तो यहाँ देखिए कुंभम जो पद है इस पद में कुंभ जो है ये कर्म है। अभी हम और इसकी व्याख्या करेंगे केवल समझने के लिए कि ताकि साफ तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो कर्म पद कौन है? कुंभम। या मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कह लिए घटम करोति, तो घट पद यहाँ क्या है? कर्म।
अब कर्मण्यन सूत्र में कर्मणि, इसमें जो सप्तमी विभक्ति है कर्म शब्द से, तो सप्तमी में रहने पद वाला पद कौन था? कर्म। और उस कर्म से हमने किसको पकड़ा? तो उदाहरण में कर्म जो पद रहेगा उसको, क्योंकि कर्मणि में सप्तमी विभक्ति है, वो कह रहा है कर्म उपपद में रहने पर, तो सप्तमिस्थ विभक्ति सप्तमी में रहने वाला पद कौन? कर्म। वह कर्म शब्द जहाँ भी उपपद में रहेगा, अर्थात कर्म संज्ञक पद जहाँ भी रहेगा, उस पद की उपपद संज्ञा हम करेंगे। अवगतम? तो अब जब स्थिति ये है तो ध्यान रखिएगा कि इस सारे प्रयोग में हम पहले उपपद मतिंग से तत्रोपपदम सप्तमी स्थम से उपपद संज्ञा पहले करेंगे। फिर उपपद संज्ञा करने के बाद एक सूत्र आता है उपपद मतिंग। वो कहता है तिंग से भिन्न जो शब्द हो, तिंग से भिन्न माने तिगंत से भिन्न जो शब्द, उस तिगंत से भिन्न शब्द का सुबंत के साथ समास होता है। तो उपपद सुबंत का तिगंत से उसके साथ समास होगा। तो उपपद पद कौन हो गया यहाँ? कुंभम। इस कुंभम पद किसी तिगंत पद के साथ से भिन्न, तिगंत पद से भिन्न कौन हो गया? क्री धातु से होने वाला जो प्रत्यय। तो कुंभ गस क्री, इस अवस्था में जब हम अण प्रत्यय करेंगे तो यहाँ कुंभ पद पास में है, इस उपपद, इसकी क्या होगी? उपपद संज्ञा। इसकी उपपद संज्ञा होने के कारण उपपद मतिंग से हम करेंगे समास। समास करने के बाद होगा विभक्ति का लोप और फिर क्री धातु से अनादि करके बनाएंगे। तो केवल जानकारी के लिए मैंने अभी आपको सूत्र याद दिलाया कि आपको जो कृदंत के प्रकरण में जो हमने एक सूत्र बताया था तत्रोपदम सप्तमी स्थम, वो सूत्र स्मरण में लाइए। और उपपद मतिंग जो सूत्र समास करने वाला था उपपद समास, वो दोनों सूत्र अभी ध्यान में रखिए। और उस चीज़ को ध्यान में रख करके अभी हम जो सूत्र पढ़ने जा रहे हैं उसके अर्थ के साथ उसकी संगति बनाना है। अवगतम? अवगम्यते? तो आज का जो हमारा प्रसंग है, यह प्रसंग है कर्मण्यन सूत्र। कर्मण्यन सूत्र जो है, अभी जैसे हमने कहा कि इस सूत्र में दो पद है, एक पद है कर्मणि और दूसरा पद है अण। तो अण जो है ये प्रथमांत पद है जो विधान कर रहा है, अर्थात प्रत्यय रूप विधेय पद है अण प्रथमांत। तो प्रथमांत पद होने के कारण अण हो, ये इसका अर्थ होगा। कब हो? तो उसके लिए सूत्र में जो दूसरा पद रखा है वो कह रहा है कर्मणि। तो यहाँ कर्मणि जो है इसमें सप्तमी है। अवगतम? तो सप्तमी विभक्ति जब लगी हुई है तो अर्थ क्या हुआ? सप्तमी का अर्थ तीन प्रकार से, विषय अर्थ में सप्तमी, उसके बाद अभिव्यापक अर्थ में सप्तमी और संबंध सामीप्य आदि में सप्तमी। तो औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक तीन ही प्रकार के सप्तमी का अर्थ होता है, कहीं भी रहेगी तो। अवगतम? तो यहाँ पर में कर्मणि विभक्ति है वो विषय अर्थ में सप्तमी है, और चूंकि इसकी उपपद संज्ञा होनी है इसीलिए इसको कर्मणि के साथ हम उपपद शब्द जोड़ देंगे, और जोड़ देने से इसका अर्थ निकलेगा ये कि कर्म उपपद में होने पर
मैंने कर्म उपपद में होने पर इसको पहले यूं भी समझ लीजिए, कर्म शब्द पास में होने पर क्या हो, अण हो। किससे अण हो, तो पूर्व से धातु का अधिकार आता है। सारा प्रत्यय किससे विधान करते हैं हम, धातु से, तो वो अर्थ आप जोड़ देंगे। किस अर्थ में होगा, कर्ता अर्थ में होगा। तो ये सारे अर्थ पहले करते हैं, सभी सूत्रों में वो अर्थ इसमें आप जोड़ देंगे। तो इस तरह से इस सूत्र का पूरा अर्थ क्या निकला कि कर्म यदि उपपद में हो, कोई भी कर्म यदि पास में हो, तो ऐसे कर्म उपपद में रहने पर धातु से कर्ता अर्थ में अण प्रत्यय होता है। ये सूत्र का अर्थ आया। अब यहाँ जो कर्मणि में जो कर्म पद है, इस कर्म पद पे थोड़ा सा ध्यान कि कर्म जो है वो सामान्य रूप से प्रसिद्ध है। किस अर्थ में, क्रिया के भी अर्थ में कर्म शब्द का व्यवहार होता है। दूसरी बात यह है कि कर्म शब्द में सप्तमी लगी है, तो शुद्ध कर्म शब्द भी लिया जा सकता है। बात समझ में आ रही बात। कर्म एतत् जो वर्ण, जैसे किसी भी शब्द को उल्लेख करके जब हम कहते हैं कि ये पद पास में हो तो ये काम हो, तो जिसमें सप्तमी विभक्ति लगी रहती है वही पद हम ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर कर्म शब्द में सप्तमी है मणि। तो एक तो कोई ये भी कह सकता है कि कर्म जो शब्द है ककारोत्तरवर्ती रेप, रेफोत्तरवर्ती म, ये कर्म शब्द यदि उपपद में रहे से अण प्रत्यय होगा, ये भी अर्थ हो सकता है। कोई कहेगा कि नहीं, कर्म का अर्थ है क्रिया, क्योंकि सामान्य व्यवहार में क्रिया का वाचक भी कर्म है। तो कर्म उपपद में रहने का मतलब है कोई क्रिया उपपद में रहने पर। तो इस तरह से अनेक अर्थ इस कर्म शब्द से उपस्थित हो रहा है। उसको नियंत्रित करने के लिए कह रहे हैं कि नहीं, एक तो कर्म शब्द हम नहीं लेंगे यहाँ। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमारे पास एक नियम है कि व्याकरण शास्त्र में संज्ञा शब्द ही शब्द के अपने स्वरूप का ग्रहण होता है। सूत्र एक, स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा। व्याकरण शास्त्र में शब्द के अपने स्वरूप का, लेकिन शब्द संज्ञा जहाँ होती है उस, तो शब्द शास्त्रे या संज्ञा ताम संज्ञाम विहाय शब्दस्य स्वम रूपम गृह्यते। शब्द शास्त्रीय जो संज्ञा है, जैसे गुण संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, अन्य जो उपसर्ग संज्ञा, ये सारे शब्द अपने स्वरूप का ग्रहण नहीं कराता है, अपने अर्थ का ग्रहण कराता है। लेकिन इन सारे संज्ञावाचक शब्द को छोड़कर कहीं पर में भी जो कोई पद रहेगा वो अपने स्वरूप का ही ग्रहण कराता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा अग्नेर ढक, अग्नि से ढक प्रत्यय होता है, तो यहाँ अग्नि से अर्थ नहीं लेंगे। अग्नि से ढक प्रत्यय करने के लिए आग ला करके नहीं हम ढकेंगे, तो क्या होगा, अर्थ का ग्रहण नहीं होता, वहाँ शब्द स्वरूप का ही ग्रहण होता है। तो अग्नि शब्द का ही ग्रहण हो करके अग्नि शब्द से ही ढक करेंगे। अवगतम? तो इसका मतलब ये हुआ कि लोक व्यवहार में शब्द अर्थ का बोध कराता है। लोक में यदि हम आने, आग को लाओ, तो ये नहीं करेंगे कि आप कागज़ पे लिख लेंगे अग्नि और कहेंगे गुरुजी ये लीजिए अग्नि।
वहाँ लोक में शब्द अर्थ का बोध कराता है। तो अग्निम आनय ये कहने पर आग ला करके देंगे गुरु जी को। घटम आनय कहने पर नहीं कि घ और ट अ ये लिख करके कहेंगे गुरु जी ये लीजिए घट, आप मना भी नहीं कर सकते कि ये घट नहीं है। तो लोक व्यवहार में शब्द अर्थ का वाचक होता है, लेकिन वही शास्त्र में शब्द अपने स्वरूप का ग्रहण कराता है। तो शास्त्र में जब हम कहेंगे घटम लिख, तो वहाँ पर में घ और ट अ ये वर्ण चतुष्टय का ही हम लिखेंगे स्वरूप, आनपूर्वी। ये नहीं कि वहाँ मटका ले जा करके रख देंगे किताब पे, कापी पे। तो शास्त्रे शब्दस्य स्वम रूपम गृह्यते, शास्त्र में शब्द का अपना स्वरूप ग्रहण होता है, लेकिन कहा कि नहीं शब्द संज्ञा को छोड़कर यदि कोई विशेष संज्ञा का विधान हो रहा है तो वहाँ शब्द का स्वरूप का ग्रहण नहीं होगा, वहाँ अर्थ का ग्रहण होगा। तो जैसे मान लो हमने कहा गुण, तो गुण शब्द जो है व्याकरण में गुण संज्ञा होती है। तो जब भी कभी हम गुण का ग्रहण करेंगे तो ग ऊ ण ये शब्द का स्वरूप नहीं लिया जाएगा। मतलब गुण का जो अर्थ है अ ए ओ, इस तीन का ग्रहण होगा। तो शब्दस्य स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा, इस सूत्र में कहा कि शब्द में जो शास्त्र में जो संज्ञावाचक शब्द है वहाँ अपने स्वरूप का ग्रहण, शास्त्र में अर्थ का ग्रहण कराता है संज्ञावाचक शब्द। तो यहाँ पर में हमारे व्याकरण में कर्तुरीप्सित तमम सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। तो संज्ञावाचक शब्द भी है कर्म, अवगतम। तो इसीलिए यह शब्द शास्त्रीय संज्ञा है, इसीलिए शब्द शास्त्रीय संज्ञा कर्म शब्द अपने अर्थ का वाचक जो है, अर्थात ईप्सित जिसकी कर्म संज्ञा होगी वो शब्द पकड़ में आएगा। इसीलिए कर्म शब्द से यहाँ कर्म एतद वर्ण समुदाय न लेंगे, अपितु कर्म संज्ञा जिसकी होगी उस ईप्सित का ग्रहण करेंगे। जैसे घटम करोति इत्यादि वाक्य में क्रिया के द्वारा ईप्सित जो है, करने की क्रिया के द्वारा जो ईप्सित घट है इसकी कर्म संज्ञा होगी, तो ऐसा जो कर्म संज्ञक पद है उसी का ग्रहण होगा। तो इस सूत्र में भी, कर्मण्यन सूत्र में भी शास्त्रीय संज्ञा जो है कर्म संज्ञा, उसी कर्म संज्ञा का ग्रहण होगा। क्यों? कृत्रिमा कृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यशम प्रत्ययः, ये परिभाषा भी है हमारे पास कि जहाँ कृत्रिम शब्द हो अर्थात शब्द की संज्ञा की गई हो और एक अकृत्रिम शब्द हो तो वहाँ कृत्रिम का ही ग्रहण होता है। तो यहाँ व्याकरण में कर्म संज्ञा विशेष नियम के द्वारा बताया गया है, और वह जो कर्म क्रियापरक है, प्रसिद्ध कर्म अर्थ है शब्द क्रिया का वाचक, तस्मात् क्रिया का वाचक जो कर्म शब्द है वो अकृत्रिम शब्द है। और व्याकरण में आचार्य के द्वारा विधान किया जो गया जो कर्म संज्ञा है, यह कर्म संज्ञक पद कृत्रिम पद है। इसीलिए कृत्रिमा कृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यशम प्रत्यय, इस नियम विशेष से कर्म संज्ञक जो पद होगा उसी का ग्रहण करेंगे। तो इसका मतलब अब इस सूत्र में जो कर्मणि है इसका अर्थ जो आपने अभी किया था कर्म उपपद में रहने पर, तो इसका मतलब क्या निकला कि कर्मवाचक शब्द यदि उपपद में हो तो कर्मवाचक शब्द उपपद में रहने पर धातु से कर्ता अर्थ में अण प्रत्यय होगा। तो जैसे उदाहरण के तौर पर हमने कहा कि कुंभम, इस अर्थ में क्री धातु के द्वारा ईप्सित जो है वह कौन है? कुंभ।
क्या कर रहा है, क्या बना रहा है? कुंभ को बना रहा है। इसी के द्वारा ईप्सित है कुंभ। इस कुंभ की हो गई कर्म संज्ञा। कर्म संज्ञा होने से द्वितीया विभक्ति हो करके हम बोलते हैं कर्म घटम करोति या कुंभम करोति। अवगतम? तो इस तरह से इस सूत्र में कर्मणि अण, इस सूत्र में कर्म शब्द के द्वारा व्याकरण शास्त्र में जो कर्म संज्ञक शब्द उसका ग्रहण है। इसीलिए इसका अर्थ है कि कर्म संज्ञक शब्द जहाँ उपपद में रहे, ऐसी स्थिति में धातु से कर्ता अर्थ में अण प्रत्यय होगा। अब एक चीज़ अलग है, वो बात जब हम कर्म संज्ञा पढ़ते हैं तब की बात है कि ये जो कर्म होता है, जिसकी कर्म संज्ञा हम करते हैं व्याकरण में, ये कर्म संज्ञा, ये कर्म 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। वैसे 7 प्रकार के हैं, तो सप्तविधम कर्म भवति। कर्म 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से व्याकरण में 3 प्रकार के और एक मीमांसक के द्वारा स्वीकृत होने के कारण 4 प्रकार के कर्म होते हैं। तो एक, जैसे कि मान लीजिए, एक होता है निर्वर्त्य कर्म, एक होता है एक होता है प्राप्य कर्म। तो चलो चर्चा चल रही है तो थोड़ी बातें इसकी बारे में बता दे, एक एक शब्द में ही मात्र, ज़्यादा नहीं। तो जैसे निर्वर्त्य कर्म क्या चीज़ है कि जो पहले नहीं था, जिसकी सत्ता नहीं थी या जिसका स्वरूप नहीं है, उस चीज़ को उत्पन्न होना, वह चीज़ यदि उत्पन्न हो रहा है, समझ में आ रही बात कि नहीं? तो पूर्व में जिसकी सत्ता नहीं थी, उस चीज़ को जब हम उत्पन्न करते हैं तो ऐसा जो उत्पन्न भूत जो है वो कौन होता है? यद असद एव उत्पद्यते, जो पहले नहीं है, काम के बाद उत्पन्न हुआ, ऐसा जो कर्म होता है उसे हम निर्वर्त्य कर्म कहते हैं। जैसे हमने कहा घटम करोति, तो घट पहले नहीं था, घट का स्वरूप नहीं है हमारे पास, लेकिन क्रिया के द्वारा घट की उत्पत्ति हुई है। तो जिसकी सत्ता पहले ना हो, उस की क्रिया के द्वारा जहाँ उत्पत्ति होती है, ऐसा जो कर्म बनता है उसे हम निर्वर्त्य कर्म कहते हैं। अवगतम? तो घटम करोति, नगरम करोति इत्यादि जितने भी व्यवहार होते हैं, ये सारे व्यवहार निर्वर्त्य कर्म के उदाहरण होते हैं। अवगतम? इसी तरह से दूसरा होता है विकार्य कर्म। विकार्य कर्म का मतलब क्या है कि पदार्थ तो पहले से है, लेकिन उसका बदलाव करके, उसमें विकृति करके हम कोई दूसरा रूप बना देते हैं। तो वह जो दूसरा रूप क्रिया के द्वारा आपने बनाया, वह जो कर्म होगा वो कर्म विकार्य कर्म कहलाता है। अवगतम? जैसे हमने कहा कुंडलम करोति, कुंडल बनाता है, तो स्वर्णात् कुंडलम करोति, तो पहले से स्वरूप द्रव्य पदार्थ स्वर्ण है, तो स्वर्ण की सत्ता पहले है, उस स्वर्ण में गला करके उसके स्वरूप में परिवर्तन करके हम कुंडल बना रहे हैं। तो यह जो स्वर्ण से बनने वाला जो कुंडल है, वह जो कर्म हो रहा है, यह विकार को प्राप्त करके बना हुआ है। इसीलिए जो सत है और उसी में किसी प्रकार के विकार को विधान करता है, विकार को उत्पन्न करता है, उसी को बोलेंगे हम विकार्य कर्म। हमने कहा काष्ठम लुनाति, लकड़ी को काट रहा है, तो लकड़ी पहले से है, उसमें छेदन क्रिया कर रहे हैं, तो छेदन क्रिया जो के द्वारा इप्सित जो अभी काष्ठ है, वो पहले सत्ता उसकी थी,
उसमें हम विकृति ला रहे हैं छेदन रूप क्रिया के द्वारा। इसीलिए काष्ठम लुनाति, नगरम लुनाति इत्यादि जितने भी प्रयोग हैं, जहाँ पर में पहले सत्ता हो, उस सत्ता में जहाँ विकृति करके स्वरूप आता हो, ऐसे फल का आश्रय जो बनता है वह सारे विकार्य कर्म के उदाहरण बनते हैं। अवगतम। इसी तरह से तीसरा एक होता है प्राप्य कर्म। तो प्राप्य कर्म का मतलब क्या है कि न तो असत से जिसकी उत्पत्ति होती है और न ही सत से जिसकी उत्पत्ति होती है। अर्थात जैसे हमने पहले बताया कि पहले जो चीज़ नहीं थी लेकिन क्रिया के द्वारा जिसकी सत्ता होगी वह निर्वर्त्य कर्म, लेकिन जो न तो सत के रूप में असत से उत्पन्न हो, जैसे विकारी आपने क्या पढ़ा, सत रहने पर विकार उत्पन्न हो करके जो बनता हो, तो जो सत और असत दोनों से भिन्न हो, केवल क्रिया के द्वारा संबंध मात्र से कर्म बनता हो, वह प्राप्य कर्म है। बात समझ में आ रही बात? न तो वहाँ से पहले से उत्पन्न हुआ और न जो था और उसमें किसी प्रकार का विकार हुआ। इन दोनों प्रकार से रहित क्रिया के द्वारा संबंध मात्र से जो कर्म बनता है उस कर्म को हम प्राप्य कर्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा गृहम गच्छति, विद्यालयम गच्छति, पुस्तकम पठति। तो पुस्तकम पठति में यहाँ ऐसा नहीं है कि पहले पुस्तक नहीं था पुस्तक उत्पन्न हो लिया, ऐसा भी नहीं है। या पुस्तक था है तो उस पुस्तक में किसी प्रकार की विकृति करते हैं, ये भी बात नहीं है। अपितु क्या करते हैं कि पठन क्रिया के द्वारा उस पुस्तक का एक संबंध बोध होता है। तो जहाँ केवल किसी क्रिया मात्र से संबंध बोध हो करके कर्म बनता है, हमने कहा विद्यालयम गच्छति, तो गमन क्रिया के द्वारा विद्यालय जो पहुँच जाते हैं, इस प्रकार से जो कर्म बना हुआ है, तो किसी क्रिया के द्वारा संबंध मात्र से जो कर्म बनता है उस कर्म को हम प्राप्य कर्म कहते हैं। तो मूल रूप से ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। समझ में आ रही बात? इसी तरह से और भी कर्म के स्वरूप बताए जाते हैं जो अन्य प्रकारांतरम संज्ञांतर रनाख्यातम इत्यादि के द्वारा। तो सप्तविधम कर्म है, लेकिन प्रधान रूप से ये 3 प्रकार के कर्मों का प्रयोग हम अधिकतर अपन छात्र के रूप में व्यवहार करते हैं प्रयोग व्यवहार में। तो इस प्रकार का जो कर्म है वही कर्तुरीप्सित तमम कर्म के द्वारा कर्म संज्ञक होता है। ऐसा जो कर्म संज्ञक पद वह जहाँ कहीं भी उदाहरण में साथ में रहेगा, ऐसे कर्मवाचक शब्द के उपपद में रहने पर ही धातु से अण प्रत्यय का विधान होगा। उसी बात को ये सूत्र कह रहा है कर्मण्यन। तो कर्म शब्द, कर्म संज्ञक शब्द कर्मवाचक पद उपपद में रहने पर धातु से कर्ता अर्थ में अण प्रत्यय होगा। अवगतम। अब जब अण प्रत्यय होगा तो यहाँ ध्यान रखिए कि कुंभम इस उपपद में रहने पर क्री धातु से हम अण प्रत्यय का विधान करेंगे, क्योंकि धातु कह रहा है कर्मणि कर्म उपपदे सति। तो कर्मवाचकम पदम किमत्र कुंभ इति पदम, तस्मिन् उपपदे क्री धातोः अण प्रत्ययः। अब जब हम अण प्रत्यय करेंगे तो यहाँ व्याकरण का एक नियम आता है, और उस नियम की व्याख्या तो अलग व्याघ्री कच्छपी इत्यादि प्रयोग के समय बताते समय सारी बातें होती है, लेकिन उसका मूल सिद्धांत क्या है कि कुंभ अम। अब यहाँ ध्यान रखिए कि कुंभम तो हम बोलते हैं, लेकिन कुंभ में जो कर्म है
उसके बाद क्री धातु से जब अण प्रत्यय कर देते हैं तो अण प्रत्यय कृदंत का प्रत्यय है, इसीलिए एक व्याकरण का नियम आ जाता है, कर्तृकर्मणोः कृति। कर्तृकर्मणोः कृति सूत्र कहता है कि कर्ता और कर्म से षष्ठी विभक्ति हो जाती है यदि कृत प्रत्यांत शब्द बाद में रहे तो कृत प्रत्यांत शब्द हो गया क्री अण समझिए। इसके रहने पर जो कर्म है कुंभ, उसमें षष्ठी विभक्ति हो जाती है कर्म अर्थ में ही। इसीलिए विग्रह में तो बोलते समय हम हमेशा बोलते हैं कुंभम करोति, लेकिन जब अलौकिक विग्रह करते हैं उस समय में कर्तृकर्मणयोः कृति सूत्र से जो षष्ठी हो चुकी है, इसीलिए अलौकिक विग्रह में हम षष्ठी विभक्ति का प्रत्यय लगा करके प्रयोग करते हैं। तो कुंभ ngस हमारा अलौकिक विग्रह होगा। अब इस अवस्था में क्री के बाद जो अण है, उस अण को करने के बाद हमको क्या करना है कि दोनों पद जब तक मिलेगा नहीं तब तक एक साथ उसका प्रयोग नहीं होगा। जब एक साथ प्रयोग नहीं होगा तो समास करना पड़ेगा। तो समास कैसे करें? तो इसीलिए तत्रोपपदम सप्तमीस्थम सूत्र आकर के कहा कि सप्तम्यंतम यत्पदम, सूत्रे सप्तम्यंतम यत्पदम सप्तमीस्थम यत्पदम तत् उपपद संज्ञम स्यात्, उसकी उपपद संज्ञा होगी। तो इसमें कुंभ पद की हो जाती है उपपद संज्ञा, और उपपद संज्ञा होने के कारण दूसरा जो सूत्र है उपपद मतिंग, मने उपपद में रहने पर कर्मवाचक जो उपपद है यहाँ, उस शब्द का तिंग से भिन्न सुबंत के साथ समास होगा। तो तिंग से भिन्न सुबंत के साथ समास होगा तो क्री से अण प्रत्यय किए है, ये तिंग से भिन्न प्रत्यय है क्योंकि कृदंत का प्रत्यय है। अब समस्या यहाँ एक और आ रही है, क्योंकि ये सूत्र समझने वाली बात है, इसीलिए भले ही समय लग रहा हो लेकिन समझना चाहिए इस प्रयोग को, इसलिए थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, अन्यथा आगे बढ़ते। तो यहाँ ध्यान में अब ये रखना है कि उपपद मतिंग सूत्र ये कह रहा है कि भाई उपपद में जो शब्द है ऐसे उपपद सुबंत का तिंग से भिन्न जो सुबंत उसके साथ समास हो रहा है। अब स्थिति हमारी क्या हो रही है कि हमने क्री से अण प्रत्यय अभी किया है। अब अण प्रत्यय अभी किया है तो यह क्री से अण हो करके, या अभी मान लो कार बना लिया अण प्रत्यय करके समझने के लिए, लेकिन अण प्रत्यय हो करके भी अभी तक इससे कोई सुप प्रत्यय नहीं आया है, इसीलिए कार यह सुबंत नहीं है। अब जब यह कार सुबंत नहीं है तो उपपद मतिंग सूत्र से एक बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि उपपद मतिंग सूत्र कह रहा है कि कर सुबंत उपपद में उपपद सुबंत का तिंग से भिन्न सुबंत के साथ समास होता है। तो तिंग से भिन्न शब्द का समास नहीं कर रहे हैं, तिंग से भिन्न सुबंत का। और सुप कब होगा? जब क्री अण के बाद या कार के बाद सुप प्रत्यय होगा तब बनेगा सुबंत। अभी तो सुबंत हमने किया ही नहीं, तो सुबंत जब हमने नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में उपपद मतिंग से समास कैसे होगा? तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं, व्याघ्री कच्छपी इत्यादि में दिक्कत आती, प्रयोग कभी कच्छपी इत्यादि। तो इसके लिए एक वार्तिक बनाना पड़ा, वो परिभाषा बनानी पड़ी कि नहीं, गति कारकोपपदानाम कृद्भिः सह समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ते है, कि ये जो आप सुबंत के समास की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए कि गति संज्ञक और कारक संज्ञक यदि पद पास में हो तो उन पदों का जो सुबंत के साथ समास होगा वो सुबुत्पत्ति से पहले होगा। बात समझ में आ रही बात? अर्थात जो अभी सुप नहीं आया है
तो सुप के आने से पहले ही क्री अण का कुंभ के साथ में समास हो जाएगा। अवगतम? तो यहाँ सुबुत्पत्ति से पहले ही हम कृदंत में गति संज्ञक होने पर कारक सुबंत की उत्पत्ति से पहले ही हम समास करते हैं। अवगम्यते? तेन किम स्यात्, इससे क्या हुआ कि सुप आने से पहले क्री अण, इसी अवस्था में हम क्या कर देंगे, उपपदमतिंग से समास। समास होते ही सुपो धातु प्रातिपदिकों से विभक्ति का लोप हो जाएगा, और विभक्ति का जब लोप हो गया तो अब कुंभ क्री जा करके मिल गया। या क्री से अण प्रत्यय जब हम करेंगे तो अण का शेष क्या बचेगा, अ। तो कुंभ क्री अ, इस अवस्था में आप सूत्र पहले पढ़ चुके हैं अचोड़ीति, तो अजंत अंग को वृद्धि हो करके क्री के री को वृद्धि कर देंगे क्या, आर, तो बन गया कार। अब इस कुंभ को समास होने के बाद विभक्ति के लोप होने से ये सब बन गया और मिल गया, और आपस में शब्द बन गया कुंभकार। तो यहाँ कुंभकार में गतिकार को पदानाम कृद्भि समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ते, इस परिभाषा के बल पर उपपद मतिंग सूत्र से सुबुत्पत्ति से पहले ही हम समास करके विभक्ति लोप करते हैं। अवगतम? और इस स्थिति में जा करके हमारा यह कुंभकार प्रयोग बन जाता है, और अत्यधिक प्रसिद्ध यह प्रयोग है, इसीलिए समझना चाहिए। सारांश क्या निकला अभी तक? कुंभम करोति इत्यस्मिन् अर्थे, इस अर्थ में कुंभ ngस क्री इस धातु से कर्मण्यन सूत्र से अण प्रत्यय, कुंभ ngस क्री अण, अण का अनुबंध लोप, री को अजंतंग को वृद्धि, कार इति जाते, गतिकार को पदानाम कृतभी समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ते, इस परिभाषा बलात्, इस परिभाषा के बल से उपपद मतिंग से समास, समास करके विभक्ति का लोप, कुंभ का कार के साथ में एक पद, स्थिति बनी कुंभकार। कुंभकार शब्द से कृतद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा सुरुत विसर्ग करके अप्रयोग बन गया कुंभकारः। इसी बात को लिखता है कुंभम करोति इति कुंभकारः। तो कर्मण्युपपदे धातु अण प्रत्यय स्यात् उपपद समासः, यहाँ उपपद समास होता है और कुंभम करोति इस अर्थ में कुंभकारः प्रयोग बन जाता है। अवगतम? अब यहाँ कोई प्रश्न कर रहे हैं कि बहुत अच्छा आपने समझाया कि यदि कोई उपपद में रहता है, कर्मपाचक पद उपपद में रहे, तो क्री धातु से या किसी भी धातु से अण प्रत्यय होगा। ऐसी स्थिति में प्रयोग क्या है, आदित्यम पश्यति। आदित्यम पश्यति इस अर्थ में भी कर्म कौन हो गया, आदित्य। पश्यति इस अर्थ में, जैसे करोति इस अर्थ में क्री धातु से आपने अण प्रत्यय किया, उसी तरह से आदित्यम पश्यति इस अर्थ में आदित्य जो है कर्मवाचक पद उपपद में हो गया। दृश्य धातु से अब अण प्रत्यय होगा, धातु से अण प्रत्यय हो करके यहाँ भी अण का अ बचा और गुण हो करके दर्श बनेगा, वही उपपदमतिंग समास हो करके तो आदित्य दर्शः ये प्रयोग बनना चाहिए। ये प्रयोग क्यों नहीं होता? अवगतम? तो कहते हैं कि यदि कुंभम करोति इति उदाहरण सूत्रम वर्तते, कर्मवाचके पदे उपपदे धातोः अण प्रत्ययो भवति चेत् कुंभकारः इति रूपम यथा भवति, तथैव उसी प्रकार से आदित्यम पश्यति इत्यस्मिन् अर्थे आदित्यवाचके कर्म उपपदे दृश्य धातोः अण प्रत्ययः स्यान्नाम इति चेत् न, कहते हैं ऐसा नहीं कह सकते। कहा क्यों? अनविधानात्, यह प्रयोग नहीं देखा जाता है, यह प्रयोग नहीं देखा जाता है। तो आदित्यम पश्यति इत्यादि अर्थ में आदित्य उपपद रहने पर दृश्य धातु से अनादि प्रत्यय का विधान शास्त्र में लोक व्यवहार में कहीं नहीं देखा जाता है। इसीलिए अनविधानात्, ऐसे शब्दों से अण प्रत्यय का विधान नहीं होता।
तो अब प्रश्न उठा कि हमको कैसे पता चलेगा कि अविधानात् अत्र भवति अनविधानात् अत्र न भवति, तो तर्हि अस्माकं कृते शास्त्र एव प्रमाणम, शास्त्रमेव प्रमाणम। हम लोगों के लिए तो शास्त्र ही प्रमाण है। इसका मतलब आचार्यों ने जिन जिन स्थलों पर, जिन जिन शास्त्र के व्यवहारों में कर्म उपपद में रहने पर प्रत्यय का स्वरूप देखा जाता है, ऐसे ही स्थल में कर्म उपपद में रहने पर विधान समझना चाहिए। अवगतम? उसी बात को यहाँ लिख रहे हैं, आदित्यम पश्यति इत्यादो अनविधानान न, आदित्यम पश्यति इत्यादि प्रयोग में अनविधान के कारण नहीं देखा जाता अण प्रत्यय। अवगतम? तो इस तरह से ये एक सूत्र आपका संपन्न हुआ। इसके बीच में कुछ अपवाद इत्यादि है, प्रयोग है, जो कि समझने वाला इतना है तो शास्त्र सारा समझने योग्य है, लेकिन न भी अपन करें तो परीक्षा दृष्टि आगे थोड़ा सा बढ़ सकते हैं। लेकिन एक इसमें एक प्रयोग बन गया कि ध्यान दीजिए कि कहते हैं, एक बात बताइए कि यदि आपने ऐसा प्रयोग किया और आपने ये कहा कि कर्म उपपद में रहने पर धातु से अण प्रत्यय का विधान होता है, तो ऐसी स्थिति में जैसे कुंभकार बना, इसी तरह से गंगाम धरतीति, गंगा उपपद में रहने पर ध्री धातु से अण प्रत्यय करने पर ध्री से धार बनेगा, तो गंग गंगाधार रूप होना चाहिए। अरे अन्य उदाहरण छोड़ो, राजानम धरतीति राजधार होना चाहिए, राजधर कैसे हुआ? अवगतम? क्योंकि राजानम धरती इत्यस्मिन अर्थे, आज मैं अपना नाम का अर्थ भी बता ही देता हूँ। तो राजा धरह कैसे बनेगा? राजधार बनना चाहिए, क्योंकि सूत्र क्या है? कर्मण्यन कर्मणि उपपदे धातो अण स्यात्। तो राजानम धरति इत्यस्मिन विग्रहे कर्म उपपद में हो गया राजानम, इसके बाद में ध्री धातु से अण प्रत्यय जब होगा तो अण प्रत्यय का अ बचेगा और वही अचोड़ित से वृद्धि होकर के धार बनेगा, तो राजधार प्रयोग बनेगा। राजधार नहीं बन करके राजधर कैसे बनता है? गंगाम धरतीति गंगाधार प्रयोग बनना चाहिए। इसी तरह से भूः धरतीति भूधार बनना चाहिए, भूधर कथम? उसको प्रश्न के रूप में उठा रहा है, कथम तर्हि गंगाधर भूधरादय, तो फिर ऐसी स्थिति में गंगाधर भूधर इत्यादि कैसे बनता है? ये कैसे बनेगा? अवगतम? तो जवाब दे रहा है कि नहीं, अत्र कर्मणः शेषत्व विवक्षायाम भविष्यति। यहाँ कर्म में जो षष्ठी कर रहे हैं वह शेषत्व विवक्षा में षष्ठी करके रूप बन जाएगा। तो शेषत्व विवक्षा में षष्ठी कैसे करेंगे? अर्थात षष्ठी समास करेंगे। षष्ठी समास कैसे करेंगे? ध्यान रखिए। तो हम पहले यहाँ धर बना लेंगे, धरत इति धरः, धरते इति वा धरः। तो ध्री धातु से अच प्रत्यय करके धर पहले बन जाएगा, और फिर गंगायाः धरः इति गंगाधरः, भुवः धरः इति भूधरः, राज्ञः धरः इति राजधरः। तो यहाँ कर्म में उपपद में रहने पर नहीं है, अर्थात कर्म में शेषत्व विवक्षा में षष्ठी करके ये षष्ठी समास का उदाहरण है। इसीलिए ऐसी स्थिति में पहले धर शब्द को अलग बना लेंगे और फिर उसका षष्ठ्यंत जो गंगा पद है इसके साथ में समास होता है। तस्मात् धरतीति धरः गंगायाः धरः, भुवः धरः इति भूधरः, राज्ञः धरः इति राजधरः। तो राज्ञः धरः इत्यादि इस अर्थ में शेषत्व में यहाँ षष्ठी विभक्ति हो करके है, कर्म उपपद में ना मान करके यहाँ ध्री धातु से अण प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। अवगतम? तो इसलिए राजधर भी बन जाएगा, गंगाधर भी बन जाएगा और भूधर इत्यादि प्रयोग बन जाएंगे। इसी बात को लिखते हैं, कथम तरी गंगाधर भूधरादयः कर्मणः शेषत्व विवक्षायाम भविष्यन्ति। यहाँ कर्म में शेषत्व विवक्षा में षष्ठी की कल्पना करके षष्ठी का प्रयोग मान करके ये सारे के सारे रूप बनते हैं। अवगतम? चलो ये एक प्रसंग समाप्त होता है। अब आगे का सूत्र है, अण प्रत्यय के बाद अब क प्रत्यय पुनः पहुँच गया,
क्योंकि जहाँ जहाँ जिन जिन प्रत्ययों की प्राप्ति में अन्य प्रत्यय की प्राप्ति है, अन्य प्रत्यय के विधान में अन्य की प्राप्ति, वहाँ अपवाद स्वरूप बताते हैं। अब सूत्र आ गया आतो अनुपसर्गे कहा। क्या सूत्र है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? कुछ काठिन्यम तो न भवति, कदाचित काठिन्यम भवचेत वक्तव्यम। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोगों के पास तक आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है? कि 2-3 दिन से क्लास नहीं चली थी तो दिमाग भी बैठ गया। एवं तो नास्ति अवगम्यते न वा वक्तव्यम। फुलझड़ी जलाइए तभी पता चलेगा। चले तो अगला सूत्र है। हाँ, प्रतिक्रिया नहीं आ रही कुछ भी। हाँ, आगे सूत्र है आतो अनुपसर्गे कह। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ उपपद की स्थिति आ रही है पूर्व से, और आतः जो है इस सूत्र में पंचम्यंत पद है। तो सूत्र का संधि विच्छेद पहले कीजिए। आतः अनुपसर्गे कह। तो अनुपसर्गे जो सप्तमी विभक्ति है, समझेंगे ना, उससे हम यहाँ ध्यान में रखेंगे कि ये उपपदे जो पूर्व सूत्र से प्राप्त है उसके साथ में ये जुड़ेगा। तो अर्थ होगा क्या? अनुपसर्गे उपपदे, माने उपसर्ग से भिन्न यदि उपपद में रहे तो, उपसर्ग न हो, अवगतम। तो उपसर्ग से भिन्न कर्म यदि उपपद में है, क्योंकि कर्मण्यन से कर्म की स्थिति आ रही है, तो उपसर्ग न रहित जो धातु हो, ध्यान रखिए। अभी पूर्व सूत्र में हमने ये नहीं कहा कि धातु कैसा होना चाहिए, सीधे हमने कह दिया कर्म उपपद में रहने पर धातु से हो। तो अब कर्म उपपद में रहने पर धातु से हो, तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार के धातु से प्रत्यय हो जाएगा, चाहे वह धातु उपसर्ग के साथ में रहे या बिना उपसर्ग के साथ में रहे, सब जगह हो जाएगा। उसको रोकने के लिए ये सूत्र कह रहा है कि नहीं नहीं, कर्म उपपद में तो रहेगा लेकिन धातु कैसा होना चाहिए? उपसर्ग से भिन्न, अवगतम। तो अनुपसर्गात, उपसर्ग से भिन्न कर्म यदि उपपद में रहे तो ऐसे आदंतात धातु हो, क्योंकि आतः धातु का विशेषण है, विशेषण होने से तदंत की उपस्थिति होगी, तो तदंत की उपस्थिति होने से आदंत अर्थ आ जाएगा। तो अर्थ क्या निकला पूरा? आदंत धातु से। कैसे आदंत धातु से? तो कर्मण्य उपपदे, ये पूर्व सूत्र, आदंत धातु से कर्मणि उपपदे, कर्म उपपद में रहने पर। कैसे कर्म उपपद में रहने पर? तो कहता अनुपसर्ग, तो भिन्न, तो उपसर्ग से भिन्न अनुपपद रहने पर, अर्थात उपसर्ग नहीं रहे तभी, स्वतंत्र धातु से, अवगतम। कर्म उपपद में रहने पर आदंत धातु से क प्रत्यय का विधान करते हैं। और फिर आदंत धातु जब होगा तो आपको सूत्र बताया ही है एक पहले कि वहाँ आदंत धातु के आ का हम लोप कर देंगे, आतो लोप ईटी से, तो उससे आ का लोप हो जाएगा। अब जैसे देखो प्रयोग बनता है गोदह, तो गाम ददात इति गोदह, गाय को जो देता है इस अर्थ में, तो गाम ददाती, तो गाम धातु कौन है? ददाती, ददाती का धातु है दा, तो गो अम दा। अब एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि चूंकि कर्मण्यन सूत्र से जो भी अभी प्रारंभ हो रहा है, विशेष विधान जहाँ तक नहीं होगा वहाँ तक सब जगह हमको उपपद मतिंग से तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ से उपपद मतिंग से समास, ये सब जगह करने पड़ेंगे, क्योंकि सारे शब्द उपपद में रहने पर जब तक मिलेगा नहीं तब तक उसका प्रयोग नहीं होगा। तो गाम ददात इस अर्थ में गो अम और दा यही करेंगे ना, या गो अस दा, ये स्थिति कर्म पद में रहने पर कृत प्रत्यय यहाँ भी पर में है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? क प्रत्यय कर देंगे। किस सूत्र से? आतो अनुपसर्गे क, तो उपसर्ग से भिन्न है ही, कर्म उपपद में गो उपपद में है ही, आकारांत दा, ऐसे सूत्र के समस्त लक्ष्य यहाँ होने के कारण क प्रत्यय कर देंगे। क प्रत्यय करने के बाद वही उपपद मतिंग से समास
विभक्ति का लोप हो करके गो दा अ ये स्थिति बनेगी। ऐसी स्थिति में आ तो लोप इति च से आ स्थिति क्या बनी, गो द अ, और अ जो है वो द से जाके मिलेगा, प्रयोग बनेगा गोद। गोद इस स्थिति में कृतद्धित समासास्य से प्राप्त संज्ञा सुरुत विसर्ग होकर के क्या बन जाएगा, गोदः। अवगतम। कहा कि आपने ऐसा क्यों कहा उपसर्ग से भिन्न होने पर, तो कहा उपसर्ग से यदि भिन्न नहीं कहेंगे तो वहाँ फिर क प्रत्यय नहीं होगा। अवगतम। तो वहाँ फिर अण आदि प्रत्यय जो आप विधान कर रहे हो वही प्रत्यय होगा और वहाँ फिर भिन्न रूप बनेगा। कहा जैसे जैसे कहा गोसंदायः, प्रयोग क्या प्रयोग है, गोसंदायः। तो यहाँ गाम संददात इति गोसंदायः, तो गो पद उपपद में है लेकिन दा धातु से पूर्व सम उपसर्ग दे दिया। अवगतम। तो दा धातु से पूर्व सम उपसर्ग आ जाने के कारण, अवगतम, यहाँ स्थिति क्या बनी कि अब जो क प्रत्यय था वो क प्रत्यय तो क्या कहा था, उपसर्ग से भिन्न होने पर ही होगा। अब यहाँ उपसर्ग तो बचा नहीं, तो बचा नहीं तो उपसर्ग आ गया, तो उपसर्ग आ जाने के कारण अब क प्रत्यय नहीं होगा। तो क प्रत्यय नहीं होगा तो हमारा जो सामान्य नियम है कर्मण्यण, इस सूत्र से अण प्रत्यय होगा। तो स्थिति बनी गो अम दा अण का शेष अ, वही उपपदमतिंग से समास, विभक्ति का लोप, गो दा अ ये स्थिति हो गई। अब अण प्रत्यय में णकार की संज्ञा हो जाने के कारण, कृत प्रत्यय होने के कारण आपको एक सूत्र पढ़ाया था, जो पढ़ाया था उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे संस्कृत में छात्रों के लिए एक सिद्धांत है, यत् पठितम तत् गुरुवे समर्पितम। जो पढ़ते हैं गुरुजी को समर्पित करके ही विश्वविद्यालय से महाविद्यालय से चले जाते हैं, थैला भी नहीं ले जाते, जो कुछ ले जाएंगे उसकी ज़रूरत भी नहीं होती। तो यत् जो पढ़ता है गुरुजी को ही दे के चला जाता है, रख के चला जाता है, गुरुजी रखिए कल आएंगे फिर, तो यहाँ फिर मिलना होगा ही, तो अब ले लेंगे। अवगतम। तो इसीलिए तत्त जो पीछे का सूत्र है वो भी कई बार स्मरण में गुरुजी को ही लाना पड़ता है। तो हमने एक सूत्र पढ़ा है, आतो युक् क्षीण कृतो हो। ये सूत्र क्या करता है, आदंत धातु से युक् का आगम करता है क्षीण नित कृत प्रत्यय परे रहने पर। तो आदंत धातु कौन है, दा, उसके बाद में णित प्रत्यय कौन हो गया, अण। अण प्रत्यय परे रहने पर आतो युक् क्षीण कृतो से युक् का आगम कर देंगे। युक् का आगम हो जाने से य शेष बचेगा। स्थिति क्या बनी, गो सम दा य अ जा करके मिल जाएगा, सारा प्रयोग क्या बन जाएगा, गो संदायः। तो इस तरह से सूत्र में हमने जब कहा से भिन्न रहने पर ही होगा, यदि ऐसा नहीं कहते तो फिर ये गो संदायः प्रयोग नहीं बनता। यहाँ पर में भी गो संदः ये क प्रत्यय हो करके लोप इति च से आ का लोप हो करके गो संदः गलत रूप बनता, जो प्रयोग नहीं होता है। अतः गो संदायः इत्यादि प्रयोग की सिद्धि के लिए इस सूत्र में कहा कि नहीं, उपसर्ग से भिन्न हो और कर्म उपपद में रहने पर आदंत धातु से क प्रत्यय होता है। अब सर्वत्र ग्रहणात् आतश्चोपसर्गे इति। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर में एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ हमने कहा इसका मतलब उपसर्ग नहीं हो, इसका मतलब क्या होगा कि जहाँ भी कहीं अब उपसर्ग होगा आदंत धातु, तो वहाँ तो सब जगह आप आतश्चोपसर्गे से क प्रत्यय करते ही हो, है ना। तो उपसर्ग रहने पर आदंत धातु से क प्रत्यय सब जगह करते ही है, तो वो सामान्य प्रयोग तो बनेगा ही, चाहे वो आहवा हो प्रहवा हो। तो आह प्रहन्न इत्यादि जितने भी हैं ये सो स्वतंत्र जो आतश्चोपसर्गे धातु है, उपसर्ग रहने पर
आदंत धातु से क प्रत्यय होगा। इसका मतलब 3 स्थिति बनी, ये ध्यान रखना है कि यदि उपसर्ग है, आदंत धातु है, केवल इतना मात्र है, तो आतश्च से हमेशा क प्रत्यय होगा। यदि मान लीजिए उपसर्ग नहीं है, कोई कर्म उपपद में है, ऐसी स्थिति में भी हमेशा क प्रत्यय होगा, ध्यान रखना। तो उपसर्ग के साथ उपसर्ग नहीं रहने पर कर्म उपपद में जो क प्रत्यय करेगा वो तो सूत्र करेगा आतश्चो, आतश्च आतो अनुपसर्गे क। केवल धातु है, उपसर्ग है, वहाँ आतश्चो उपसर्गे से करेंगे। और जहाँ कर्म भी उपपद में रहे और उपसर्ग भी रहे, ऐसे सब जगह पर कर्मण्यन सूत्र से अण प्रत्यय होगा। तो तीनों का उदाहरण देखिए। कर्मण्यन का उदाहरण, कर्म उपपद में रहने पर उपसर्ग विशिष्ट दा धातु से प्रयोग बनेगा गोसंदायः। कर्म उपपद में रहने पर उपसर्ग से भिन्न होने पर प्रयोग बना गोदः, अवगतम। और कर्म उपपद में नहीं रहने पर केवल उपसर्ग के साथ आदंत धातु होने पर प्रह्वः आदि सारे प्रयोग बनते हैं, प्रन्ना इत्यादि, अवगतम। तो ये एक प्रसंग समाप्त होता है। इसी तरह से प्रत्यय के और कुछ सूत्र हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे। तो आज आपने जो ये कर्मण्यन सूत्र, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इसका अर्थ, कर्म का स्वरूप, कर्म में यहाँ कैसे ग्रहण होता, ये सारी जो चीज़ें की उसके आधार पर ध्यान रखिए। तो इस प्रकार इस सूत्र में क्या मतलब हुआ कि कर्मण्यन सूत्र में कर्म शब्द से यहाँ कर्म संज्ञक जो है व्याकरण में संज्ञा प्रसिद्ध, वही कर्म लिया जाएगा, कर्म शब्द का ग्रहण नहीं होगा। अन्यथा संभावना थी, क्योंकि तत्तद सूत्रों में जिन जिन पदों का उल्लेख करके हम हैं, वही पद उपपद में रहने पर धातु से प्रत्यय होता है। इसीलिए यहाँ भी कर्म पद, कर्मणि में कर्म में सप्तमी विभक्ति लगी थी, तो अर्थ तो यही होना चाहिए था, कर्म शब्द उपपद में रहने पर धातु से अणादि प्रत्यय हो। लेकिन कहा नहीं, व्याकरण का जो नियम है स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा, इस नियम के द्वारा संज्ञावाचक शब्द जो होता है वह अपने अर्थ का ग्रहण कराता है शास्त्र में, और संज्ञा से भिन्न शब्द जो होगा वही शब्द स्वरूप का ग्रहण कराता है। इसीलिए यहाँ जो कर्म है वो संज्ञावाचक ही लेंगे। कहा क्यों संज्ञावाचक ही लेंगे? क्योंकि कर्म यह व्याकरण में कृत्रिम संज्ञा है। कर्म जो क्रियापरक शब्द है, जो कर्म एतद आनुपूर्वी विशिष्ट, वह अकृत्रिम शब्द है। तो हमारा जो नियम है कृत्रिमा कृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्य संप्रत्ययः, इस नियम के द्वारा कृत्रिम जो संज्ञावाचक कर्म वही इस सूत्र में जो कर्म है उससे कर्मत्वेन इष्ट जो पद होगा, अर्थात क्रिया के द्वारा जो ईप्सित तम, ऐसा जो कर्म संज्ञक पद वो जहाँ उपपद में रहेगा, ऐसी ही स्थिति में अनादि। इसीलिए इसका उदाहरण दिया कुंभम करोति इति। तो यहाँ क्रिया के द्वारा ईप्सित तम कुंभ पद की कर्म संज्ञा होने के कारण कर्मण्यन सूत्र से कर्म संज्ञक शब्द उपपद में रहने पर समास हुआ है। और बाकी पूरे कृदंत प्रकरण में कहीं भी जहाँ उपपद होगा वहाँ समास सुबुत्पत्ति से पहले करेंगे, अन्यथा उपपद मतिंग से कभी समास नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सीधा अर्थ था कि उपपद सुबंत के साथ तिङंत से भिन्न जो सुबंत, उसका ही समास होता है। तो जब तक अण प्रत्यय के द्वारा सुप्रत्यय नहीं आता तब तक समास संभव नहीं है। इसीलिए इस स्थिति में कच्छपी, व्याघ्री आदि सारे प्रयोग अनिष्ट हो जाते। इस बात को ध्यान में रख करके परिभाषा के द्वारा कहा कि नहीं, गति संज्ञक और कारक संज्ञक, गति कारकोपपदानाम कृतभी सह समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ते, मैंने कृत संज्ञक और
कारक संज्ञक और गति संज्ञक जहाँ उपपद में रहे वहाँ शुभोत्पत्ति से पहले ही समास होता है। इसीलिए क्री अण इसी अवस्था में हम समास करते हैं, उपपद मतिंग से समास होकर के सारी प्रक्रिया चलती है। तो यह प्रयोग की दृष्टि से भी, परीक्षा की दृष्टि से भी और प्रसिद्ध होने की भी दृष्टि से अच्छी तरह से समझने योग्य बातें थी। ये सारी चर्चा हमने की। अब शेष चर्चा हम करेंगे। और थोड़े सा अफसोस इस बात के लिए है कि आज फिर अगली कक्षा नहीं हो पाएगी। पता नहीं 2-3 दिन से क्या व्यवधान चल रहा है, कभी इस मीटिंग में कभी इस मीटिंग में, और आजकल सारा मीटिंग इसी मोबाइल से चल रहा है। इस चक्कर में मुझे अभी एक मीटिंग में बैठना है तो मैं आज ले नहीं पाऊँगा। और यथा समय कोशिश करता हूँ कि जो शेष चीज़ है उसको कभी और करेंगे। तो कल से तो अपनी लगातार फिर क्लासें चालू होगी। तो आज ये भी कक्षा डिस्टर्ब ना हो जाए, मैंने कहा किसी तरह समय निकाल के, क्योंकि 2-3 दिन हो गया था व्यवधान, तो इसको प्रारंभ करें। तो इसीलिए प्रारंभ किया। फिर अपन कल उपस्थित होते हैं रेगुलर के साथ। तब तक के लिए विदा। बहुत बहुत बधाई। इसको शेयर और सब्सक्राइब करवाइए, आगे बढ़िए, तभी इस क्लास की उपयोगिता है कुछ अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।